जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो चलिए आज के प्रैक्टिस पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप सभी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो बताइए बंदरगाह इनमें से कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? अगर बात करें बंदरगाह की तो बंदरगाह इनमें से था लोथल, जो कहां पर है आपका गुजरात में। ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो अब कहां पर है गुजरात में है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन कहां पर है आपका? अब राजस्थान में है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपका कहां पर है? पंजाब में है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें कौन सी नदी के किनारे पर है? ये आपका है सिंधु नदी के किनारे पर। यह भी आपसे पूछा जा सकता है सिंधु नदी के किनारे पर। चलिए आज के इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइएगा। चाणक्य का अन्य और क्या नाम था? आपने सुना होगा चाणक्य क्या नाम। तो बताइए चाणक्य का और अन्य नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है भट्ट स्वामी, बी क्या है विष्णुगुप्त और सी क्या है राजशेखर और ऑप्शन नंबर डी है विशाख दत्त। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? अगर हम चाणक्य की बात करें तो चाणक्य क्या था आपका? बिंदुसार का। बिंदुसार का क्या था? प्रधानमंत्री था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री था चाणक्य। और बिंदुसार का ही पुत्र हुआ अशोक। बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। और इस अशोक की सहायता की थी किसने? चाणक्य ने की थी सिंहासन पाने के लिए। अशोक की सहायता की थी क्योंकि बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे और उनमें से अशोक सबसे बड़ा नहीं था। अशोक से बड़ा सबसे बड़ा था सुसीम। शासन उसको मिलता सुसीम को, लेकिन अशोक की इसमें मदद की थी चाणक्य ने। किसका? मौर्य वंश का शासक बनने के लिए। तो बताइए चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को कौटिल्य नाम से जाना जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है चाणक्य को। विष्णुगुप्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई। और मौर्य वंश के संस्थापक का नाम आप सभी को पता होगा। संस्थापक का नाम क्या है? संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक का नाम क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? इस मौर्य वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। कहां पर है? दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर जैन केंद्र। जैन केंद्र कहां पर है? रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी है कांची, सी है मदुरई या डी है श्रवण बेलगोला। तो बताइए जैन केंद्र कहां पर है दक्षिण भारत के अंदर? अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आप सभी को पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कहां पर चले गए थे अंतिम दिनों के अंदर? श्रवण बेलगोला में चले गए थे। और श्रवण बेलगोला के अंदर ही, श्रवण बेलगोला में ही दक्षिण भारत का प्रमुख जैन केंद्र माना जाता है। यहीं पर किसकी मूर्ति है? गोमटेश्वर की। गोमटेश्वर की
प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर है, जिसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम पर आपकी मूवी बनी है, जिसको गोमटेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली। और गोमटेश्वर कौन थे? गोमटेश्वर कौन थे? जो आपके जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभदेव। ऋषभदेव को संस्थापक माना जाता है, उनके पुत्र थे गोमटेश्वर। और गोमटेश्वर की मूर्ति कहां पर है? श्रवण बेलगोला में। और उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली के नाम से जाना जाता है। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, 4 का आंसर क्या होगा? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उस टाइम अशोक कहां के गवर्नर थे? ऑप्शन है आपके पास, उज्जैन के, तक्षशिला के, श्रवणगिरी के, या फिर तोसली के। कहां के गवर्नर थे बिंदुसार की मृत्यु के समय? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक थे वो उज्जैन के गवर्नर थे, उज्जैन के राज्यपाल थे, उज्जैन के राज्यपाल थे। और तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम था, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था, सुसीम था। ठीक है, तो तक्षशिला का गवर्नर कौन था उस समय? सुसीम था। और उज्जैन का गवर्नर कौन था? आपका अशोक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। तो देखिए 5 क्या है? वर्तमान में दौलताबाद, जो आज के समय में दौलताबाद है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। भाई मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश के? आपके दिल्ली सल्तनत के शासक हुए हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के। तो बताइए, जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में, तो इन्होंने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी, दौलताबाद लेकर चले गए थे। पहले दौलताबाद को बोला जाता था देवगिरी, लेकिन अब क्या बोला जाता है? दौलताबाद। तो देवगिरी शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से राजधानी को। अब दौलताबाद है जो, ये किसके समीप है? वर्तमान में किसके समीप है? दौलताबाद आपका महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के किस राज्य में, किस जिले के अंदर? औरंगाबाद के अंदर। किस जिले के अंदर? औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो बच्चे आज हमें लाइव देख रहे हैं, आप सभी को पता है 6:30 बजे डेली शाम को लाइव क्लास चलती है। तो आप सभी के सभी 6:30 बजे हमसे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। शाम को 6:30 बजे YouTube पर लाइव क्लास शुरू हो जाती है। और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिएगा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक बताइए, सोन नदी को, गंडक नदी को, हुगली नदी को, या दामोदर नदी को? किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा यहां पर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? किसे अपना त्याग पत्र देता है? ऑप्शन आपके पास है, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसे त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति के बाद जो हमारे देश का सर्वोच्च पद है वो है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बाद
जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संस्थानों के लिए निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग या टैरिफिक आयोग? बताइए किस आयोग का गठन किया जाता है? लेकिन यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र दोनों की एक साथ, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का सदस्य या भारत का राष्ट्रपति? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिएगा, 10 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके लिए? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? किसके प्रति उत्तरदायी है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से? बताइएगा और जवाब दीजिए, आंसर क्या आएगा? हाँ जी, जवाब दीजिएगा सभी, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 10 की ओर बढ़ते हैं। 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिएगा सभी। हाँ जी, जादू घोड़ा का संबंध, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? जादू घोड़ा का संबंध किससे है? लोहे के खनन से, अरबक के खनन से, यूरेनियम के खनन से या तांबे के खनन से? जादू घोड़ा का संबंध किससे है? यह है आपका यूरेनियम के खनन से, यूरेनियम के खनन से। जादू घोड़ा की खान कहां पर? आपके झारखंड में है। और किसका संबंध किससे है? यूरेनियम निकाला जाता है यहां से, यूरेनियम के खनन से है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, क्योंकि इसके बाद तो क्या हो गया था, छोटे छोटे डायनेस्टी में, छोटे छोटे वंशों में, छोटे छोटे साम्राज्यों में टुकड़े हो गए थे। ये भारत का अंतिम सम्राट था जिसने एंटायर, लगभग पूरे भारत पर अपना शासन किया हुआ था। तो इसकी राजधानी पहले कहां थी? थानेश्वर। ये थानेश्वर कहां है? कुरुक्षेत्र में है। पहले प्रथम राजधानी इसकी थानेश्वर थी और इसके बाद इसने अपनी राजधानी को कन्नौज क्या कर दिया था? ट्रांसफर कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी खदान है पन्ना के अंदर? सोना, चांदी, हीरा या लोहा? कौन सी खदान है पन्ना के अंदर? तो यहां पर कौन सी खदान है? हीरा खदान। यहां से आपका हीरा निकाला जाता है और ये खदान 17वीं शताब्दी से अब तक चल रही है, अभी तक इसमें काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो बताइएगा आंसर क्या होगा। किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है? बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है। जो लगभग कितनी है? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है शनि ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, शनि ग्रह। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, साइंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? जो कारों का हेडलैम्प होता है, फ्रंट वाली लाइट होती है, उसमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? परवलयिक अवतल, समतल दर्पण, गोलीय उत्तल या बेलनाकार अवतल? तो बताइए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है कारों के हेडलैम्प में? जो कारों की हेडलाइट है, उसके अंदर परवलयिक अवतल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ये अवतल दर्पण करता क्या है? ये लाइट को फैलने से रोकता है, लाइट को एक ही डायरेक्शन में रखता है ताकि लाइट ना फैले। अगर लाइट फैल जाएगी तो सामने क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। तो अवतल दर्पण क्या करता है? लाइट को बिल्कुल सीधी डायरेक्शन की ओर चलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, 17 पे चलते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं, यानी कि 3D फिल्मों के लिए आप जिन चश्मों का इस्तेमाल करते हैं वो चश्मे कौन से होते हैं? द्विफोकी लेंस, या फिर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या फिर पोलराइज्ड चश्मे? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या होगा। कौन से चश्मे होते हैं जब आप 3D फिल्मों को देखते हैं उस टाइम उन चश्मों को पहना जाता है? तो वो चश्मे आपके होते हैं पोलराइज्ड चश्मे होते हैं। पोलराइज्ड चश्मे क्या करते हैं? जो लाइट होती है 3D में आपको इमेज बिल्कुल सही नहीं दिखती। लाइट की जो डायरेक्शन, कोई किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की यहां पर है, किसी की यहां पर है। ये चश्मे क्या करते हैं? लाइट को एक ही डायरेक्शन में चलाते हैं, एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइट की अलग अलग डायरेक्शन होती है, अलग अलग दिशा, तो ये पोलराइज्ड क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में इकट्ठा कर देते हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है 3D फिल्में देखने के लिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रकाश तरंगे हैं, यानी कि जो लाइट वेव हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रकाश तरंगों को क्या बोला जाता है? विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, स्थिर विद्युत तरंगे? तो बताइए प्रकाश तरंगे क्या है आपकी? प्रकाश तरंगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे
प्रकाश है जो आपका, ये माध्यम में भी चल सकता है और ये आपका उसके वैक्यूम निर्वात में भी चल सकता है, ये आपका निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो ध्वनि है उसको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या है? निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि की स्पीड पर, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, तापमान का, आर्द्रता का या घनत्व का? किसका प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि के वेग पर? ध्वनि की स्पीड पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? आप सभी को पता है तापमान का तो पड़ता है भाई, तापमान का पड़ेगा। गर्मियों में क्या होता है? आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, लेकिन सर्दियों में नहीं। अब इन 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि की स्पीड पर? दाब का नहीं पड़ता, प्रेशर का नहीं पड़ता। चाहे आप यहां पर बोल लीजिए, चाहे आप पहाड़ों पर बोल लीजिए, आपकी आवाज क्या रहेगी? स्पीड वही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन, 20 पे चलिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लगता है? कौन सा सिद्धांत लगता है न्यूटन रॉकेट की गति पर? एक तो बोल दिया जाता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, लेकिन यहां पर तो नहीं लिखा है न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके अलावा रॉकेट की गति पर कौन सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण लगता है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सिद्धांत? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइएगा। आपके पास ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो बताइए इन तीनों को क्या बोला जाएगा? इन तीनों को क्या बोला जाएगा? समस्थानिक, समघटक, समधाबी या समन्यूट्रॉनिक? बताइए इन तीनों को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? तो देखिए, जब भी क्या होता है, ये 8 परमाणु क्रमांक सेम होता है, ये परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको बोला जाता है आइसोटोप्स, उनको बोला जाता है समस्थानिक। जिनका ये एटॉमिक नंबर, नीचे वाला नंबर क्रमांक सेम होता है, उनको समस्थानिक बोला जाता है। और जिनका ये ऊपर वाला नंबर समान होता है, उनको क्या बोला जाता है? समदाबी बोलते होंगे। समदाबी, हिंदी में समदाबी बोलते होंगे, यानी कि आइसोबार बोलते हैं, समदाबी बोलते होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब क्या होगा? समस्थानिक आइसोटोप्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिएगा सभी और बताइए आंसर क्या होगा। सभी अमल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? जब सभी अमल जल में घुलते हैं तो क्या मिलता है? जल में घुलकर क्या मिलता है? OH नेगेटिव, OH पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? सभी अमल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। लेकिन जो भी बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी के सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको लगातार इस चैनल के ऊपर क्लासेस मिलेंगी। किस टाइम? 6:30 बजे शाम को डेली लाइव क्लास शुरू हो जाती है। तो सभी बच्चे जुड़ना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो अम्ल हैं, जो एसिड हैं, वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? जब अम्ल जल में घुलते हैं, अम्ल का मतलब क्या है? HCl हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये पानी में घुलेंगे ना, तो कैसे टूटेंगे? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे टूटेंगे। तो पानी में घुलकर अम्ल क्या प्रदान करते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। और ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2
2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा जब इसको पानी में घोलेंगे। अब जब बात करें हम क्षार की, बात करें हम बेस की, जब बेस पानी में घुलते हैं तो OH नेगेटिव देते हैं। ये अम्ल और क्षार की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, नेक्स्ट पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 23, आज का 23वां क्वेश्चन देखिए क्या है। चर्म रोग के उपचार, चर्म रोग के उपचार में प्रयुक्त किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स। जब चर्म रोग का उपचार करते हैं उस उपचार में कौन सा रेडियो तत्व इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा रेडियो धर्मी तत्व इस्तेमाल किया जाता है? सीसा यानी कि लेड, कोबाल्ट, फास्फोरस, आयोडीन, किसका इस्तेमाल करते हैं चर्म रोग के उपचार के लिए? तो आपको पता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 तो इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कैंसर में। कोबाल्ट 60 लिख लीजिएगा, पेपर के अंदर आ सकता है। कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कैंसर के उपचार के लिए। और आयोडीन इस्तेमाल किया जाता है थायराइड ग्रंथि, ग्रंथि में, गले वाली ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में जब कैंसर हो जाता है तब आयोडीन का। चर्म रोग के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप्स? फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिएगा। धोने का सोडे का रासायनिक नाम, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम अब अगर बात करें, ये आपका होता है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा। और इसका केमिकल नाम भी पूछ लिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमसे पूछा क्या है? धोने का सोडा। तो धोने के सोडे का फॉर्मूला ये है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी कि 10 मॉलिक्यूल किसके हैं? पानी के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ये चूने का फॉर्मूला है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिएगा। ब्लड कैंसर को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, स्किल सेल एनीमिया। बताइए ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर का क्या नाम है? और ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया है एक रॉयल डिसीज, रॉयल बीमारी है कि ये एक रॉयल बीमारी है। रॉयल बीमारी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी को थी, इसलिए इस बीमारी का नाम है रॉयल डिसीज। इस बीमारी में होता क्या है? खून का थक्का नहीं जमता, खून नहीं जमता, यानी कि अगर एक बार स्किन पर कुछ लगी, चोट लग गई, खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहुत लेट थक्का जमेगा। तो इसको बोलते हैं रॉयल डिसीज हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? खून की कमी हो जाती है और जो आरबीसी का साइज है वो आपका इरेगुलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट पे आ जाइएगा, 26 पे चलिएगा। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन तो छोड़ी, लेकिन इसकी उल्टी प्रक्रिया, ऑक्सीजन कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा जब लकड़ी जलेगी। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और पेड़ पौधे क्या छोड़ रहे थे? ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, तो उल्टी प्रक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? पेड़ पौधे पत्ते आपको हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्यों? पहला ऑप्शन है हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, हरे प्रकाश का अवशोषण, या भी हरे प्रकाश को परावर्तित, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, या फिर दोनों काम होता है या कोई भी नहीं। भाई कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब वो क्या करे? उस रंग को रिफ्लेक्ट करे, परावर्तित करे। कोई चीज व्हाइट क्यों दिखाई देगी? क्योंकि वो सभी रंगों को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। सभी रंगों को क्या कर देती है?
सॉरी, सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए व्हाइट दिखाई देती है। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पत्ते सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेते हैं और हरे रंग को वापिस भेज देते हैं, इस वजह से हमें वो हरे रंग की दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 28 पर चलते हैं। 28 पे आ जाइएगा भाई। 28 क्या है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा, अगर हम मनुष्य आदमी की बात करें तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए, अगर हम औरत की बात करें तो 4 से 5 लीटर खून होना चाहिए। ठीक है, ये तो लीटर की बात है, लेकिन परसेंटेज में बताना है। मानव शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? वो होना चाहिए शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का 7% होना चाहिए ब्लड की मात्रा, खून की मात्रा। उसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पर। रक्त में पाई जाने वाली धातु, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आप सभी को पता है ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीजें होती हैं। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन। तो यही है, लोहा है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट पे, 30 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है। निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? और जो भी बच्चे आज जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र यानी कि ऐसा सिस्टम जो भोजन पचाने में सहायक है। यकृत बिल्कुल सहायक है भोजन पचाने में, क्योंकि ये क्या करता है? बाइल जूस छोड़ता है छोटी आंत के अंदर। पित्ताशय, पैंक्रियाज, ये भी क्या करता है? एंजाइम छोड़ता है जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। आंत, इस आंत में तो खाना डाइजेस्ट होता है, लेकिन कॉर्निया ये आपका आंख का हिस्सा है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो आज हम जीके साइंस के 30 ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये आपकी क्लास रिकॉर्डेड है। तो शाम को मिलेंगे 6:30 बजे सभी को। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं शाम को। जय हिंद।